हेलो एवरीवन। तो हम लोग लैंड रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे और काफ़ी छोटे छोटे क्लासेस जो है 2 लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। एंड देन ये वाला लेक्चर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो है लैंड रिफॉर्म्स का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है अब हम वो पढ़ते हैं। इससे पहले हमने बैकग्राउंड और कुछ चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज मीन्स जो बीच में लोग होते थे बिचौले, उनका जो है एबोलिश किया जाने का प्लान था। ठीक है, कि इनको एबोलिश किया जाना चाहिए, जो जमींदार थे, जागीरदार थे, इन लोगों को। ठीक है, तो इस एबोलिशन के पीछे मेन एम क्या था? तो इस एबोलिशन के पीछे मेन एम ये था कि जो कल्टीवेटर हैं उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ हो? गवर्नमेंट के साथ हो। ठीक है, कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ बात कर सके। और 1949 तक में क्या किया गया, जमींदारी एबोलिशन बिल को जो है पास किया गया काफ़ी सारे प्रोविंसेस में। ठीक है, विद द रिपोर्ट ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन कमिटी। और ये जो है यूपी जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट को भी जो है लाया गया। ठीक है, और ये एक तरीके से क्या था, इनिशियल मॉडल था काफ़ी सारे मतलब जो है एरियाज़ के लिए, जगह के लिए, स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो जो जमींदार थे, जमींदार जो थे, अब वो ऑब्वियसली ये नहीं चाहते थे कि ठीक है उनकी जमींदारी को ले लिया जाए या एबोलिशन कर दिया जाए, जमींदार जागीरदार इन लोगों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो जो जमींदार थे, काफ़ी सारे जमींदार थे, तो वो कहाँ गए? कोर्ट पे गए और उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो लॉ बना है जिसमें आप एबोलिश कर रहे हैं इंटरमीडिएरीज को, ये लॉ सही नहीं है। ठीक है, जमींदारी एबोलिशन के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारी जो है चीज़ें हुई और हमने देखा कि काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए। ठीक है, और काफ़ी इश्यूज भी लाया गया कि वॉयलेशन हुआ राइट टू प्रॉपर्टी का, अनजस्ट हो रहा है, कंपनसेशन सही से नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें लेकर के आए और वो कोर्ट में गए। इसके लिए इसी के रिस्पॉन्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। स्पेशली जो 1st है, 4th है और 7th है, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ही है। ठीक है, और क्या किया गया, जब गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स पास किए तो स्टेट लेजिस्लेचर को और भी काफ़ी ज़्यादा पावर मिला। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई। देन जो इंटायर प्रोसेस हुआ ये एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही हुआ, यहाँ पे कोई कोअर्सन और वायलेंस नहीं हुआ। ठीक है, और ये अगर हम देखें तो काफ़ी रिमार्केबली एक शॉर्ट पीरियड में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे प्रोविंसेस ने फिर क्या पास किया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट बाय 1956 तक में जो है जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास किया गया। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि जमींदार एज A class had been isolated socially during national movement itself। तो ये जमींदारी एबोलिशन जो है ये एक्ट 1956 तक पास किया गया और इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो जमींदार था क्लास, इससे पहले तो जमींदार हुआ करते थे, हमने ऑलरेडी देखा कि जमींदार के पास क्या क्या राइट्स थे। ठीक है, तो ये क्लास हुआ करते थे, लेकिन इसको एक तरीके से नेशनल मूवमेंट के टाइम ही आइसोलेट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या लगा और जमींदार को खुद भी क्या लगा कि ये एक इंपीरियलिस्ट कैंप का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एम क्या था कि एबोलिशन जो इंटरमीडिएरीज है, जो बिचौले हैं, जो जमींदार है, जागीरदार है, उन लोगों को जो है क्या किया जाए, एबोलिश किया जाए। ठीक है, और जो ये एबोलिशन था जमींदारी का, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ और 2 करोड़ जो है अर्स्टवाइल टीनेंट्स जो है लैंड ऑनर्स बने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जमीन जो बिचौले थे कि पहले क्या हुआ करता था कि कोई एक किंग है या जो भी है, ठीक है, अथॉरिटी है, देन यहाँ जमींदार हुआ करते थे और यहाँ टीनेंट्स हुआ करते थे। ये लैंड जो है ज़मीनों से कलेक्ट किया करते थे और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को दे दिया करते थे, यही हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला था कि डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला था। ठीक है, तो जो 2 करोड़ टीनेंट्स थे वो लैंड ऑनर्स बनने वाले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस किया गया क्योंकि यहाँ एडिक्वेट लैंड रिकॉर्ड नहीं था। प्रॉपर अगर लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा तो कैसे एबोलिश किया जाएगा। ठीक है, और जो मेजर वीकनेस देखने के लिए मिला कि इसमें जो कुछ क्लॉज थे जमींदारी एबोलिशन से रिलेटेड, ठीक है, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया था कुछ जगहों पे, कुछ कंट्री के कुछ पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जमींदार को क्या कहा गया कि आप कुछ लैंड को रख सकते हैं, ठीक है, पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो है पर्सनल कल्टीवेशन क्या था ये सही से प्रॉपरली डिफाइन नहीं था, तो इसके वजह से जो है
क्या हुआ कि इसका मिसयूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि कुछ ज़मीन आप रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? पर्सनल कल्टीवेशन के लिए। और पर्सनल कल्टीवेशन सही से डिफाइन नहीं है कि ये पर्सनल कल्टीवेशन है क्या, ठीक है। तो इस वजह से जो है क्या हुआ, इसका प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाया और कह सकते हैं कि मिसयूज हुआ, ठीक है। यहाँ पे लूजली डिफाइंड था, तो इसके वजह से क्या पॉसिबल हो पाया कि जो सिर्फ मतलब सॉइल को टिल करते थे, सिर्फ वो नहीं बल्कि जो देख रेख करते थे, सुपरवाइज करते थे लैंड को, ठीक है, और या तो क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, कैपिटल प्रोवाइड करते थे लैंड को, वो भी अपने आप को कहने लगे कि हम भी तो कल्टीवेटर हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जो खेती कर रहे हैं वही कल्टीवेटर हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि जो सुपरवाइज कर रहा है, देख रेख कर रहा है, क्रेडिट दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो वो भी अपने आप को कल्टीवेटर मानने लग गया, ठीक है। और एक चीज क्या हुआ कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं था साइज ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कोई कितना लिमिट है जिसमें कि पर्सनल कल्टीवेशन जो है माना जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम शॉर्ट में समझते हैं कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज क्या था। अगर हम शॉर्ट में कहे तो ये इसका मेन एम क्या था कि जो कल्टीवेटर है और गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिलेशनशिप में लाया जाए, बीच में कोई और ना हो, इंटरमीडिएरीज ना हो। तो ये हम एक याद रख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है प्रोविंसेस में ये इंट्रोड्यूस हुआ। और यूपी में क्या आया था, रिपोर्ट ऑफ यूपी जमींदारी जो है यूपी जमींदारी एबोलिशन कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट आया था, ठीक है। और ये एक इनिशियल मॉडल की तरह जो है एक्ट किया। तो ये जो है एक चीज़ हम याद रख सकते हैं। फिर जो भी जमींदार थे, अब ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए, उनका काम चला जाए, ठीक है। तो वो कोर्ट भी गए और काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स फिर गवर्नमेंट को पास करना पड़ा, जैसे कि हम देखते हैं कि 1st है, 4th है, 7th है, ठीक है, ये पास करना पड़ा। उसके बाद जो है स्टेट लेजिस्लेचर को हमने देखा कि काफ़ी सारा पावर जो है दिया गया इससे रिलेटेड, ताकि इन सारी चीज़ों को वो मैनेज कर सके। कोई भी कंपनसेशन की बात आ रही है या कोई और बात आ रही है, ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखने के लिए। देन हमने ये भी देखा कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है पास किया गया ये। एंड देन हमने देखा कि अगर ये सारी चीज़ें हुई, जमींदारी एबोलिशन एक्ट भी पास किया गया 1956 में, फिर भी ये प्रॉपरली क्यों नहीं यूटिलाइज हो पाया पर्सनल कल्टीवेशन का जो है के वजह से, ठीक है। लोगों ने क्या किया, पर्सनल कल्टीवेशन को मिसयूज किया। जो ये क्लॉज था पर्सनल कल्टीवेशन का, इसको मिसयूज किया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या हुआ। तो फर्स्ट याद हुआ क्या है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। और एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट हमने देखा ये कब पास हुआ, 1956 में। तो बस इसका इतना ही क्रक्स है, सिंपल। देन टीनेंसी रिफॉर्म्स। टीनेंसी रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि जैसा हमने जमींदारी और रायतवारी सिस्टम्स में देखा था कि टीनेंसी कल्टीवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन था, छोटे छोटे टीनेंट हुआ करते थे। तो अब पहले समझते हैं कि ये टीनेंट जो है कितने तरह के हुआ करते थे। तो एक तो वो टीनेंट थे, ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स थे, ठीक है। तो इनके पास क्या था, परमानेंट और हेरिटेबल राइट्स था, मतलब जमीनों पे इनका अधिकार था, हेरिटेबल अधिकार था। ये अपने लैंड जो है फिर अपने बेटे को पास ऑन कर सकते थे, ठीक है। इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था और ये क्लेम कर सकते थे कंपनसेशन लैंडलॉर्ड से। किसी भी तरह का अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए था या लैंड के लिए, तो ये कंपनसेशन जो है क्लेम कर सकते थे। तो एक कौन सा हो गए, ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स हो गए। देन दूसरा है टीनेंट्स एट विल, ठीक है। तो टीनेंट्स एट विल डिड नॉट हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो इनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टीनेंट्स एट विल जो है इनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था। मेड टू पे एक्सऑर्बिटेंट रेंट to the landlords and could be evicted from the land whenever landlord is so desired। तो ये tenants at will का मतलब ही क्या था कि इनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, ठीक है। और इनको जो है लैंडलॉर्ड को बहुत काफ़ी सारा रेंट जो है पे करना पड़ता था और लैंडलॉर्ड जब चाहे इनको निकाल सकते थे। मतलब यहाँ तो कुछ ऑक्यूपेंसी राइट है, इनके पास कुछ ऑक्यूपेंसी राइट ही नहीं है। और जो थर्ड कैटेगरी है सब टीनेंट्स के, तो ये सब टीनेंट्स को जो है वर अपॉइंटेड बाय द ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स। और ये सब टीनेंट्स जो है ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स के अंडर ही कह सकते हैं काम करते थे या उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। तो टीनेंसी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s और 60s में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आखिर टीनेंसी हमने पहले समझ लिया कि टीनेंट्स हुआ करते थे और टीनेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं, उनका अपना लैंड भी हो सकता है, उनके पास लैंड नहीं भी हो सकता है, और वो छोटे मोटे लेबरर्स जैसा काम भी कर रहे थे कि ठीक है उनको अपॉइंट भी किया जा रहा था ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स के द्वारा। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था,
ताकि इनको गारंटी मिल सके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू टेनेंट्स, ठीक है, क्योंकि इनको तो जैसे कि एट विल पे भी हटाया जा रहा था, तो ये अगर किसी लैंड पे खेती कर रहे हैं तो इनको हटा दिया जा रहा है, तो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है मिलना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे खास करके क्या है कि अगर कोई जो भी टेनेंट्स है, अगर कंटिन्यूअसली उस खेत में काफी टाइम से वो काम कर रहा है, खेती कर रहा है, जैसे कोई फिक्स नंबर जैसे 6 ईयर, ठीक है, तो इस तरीके से क्या दिया गया कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया उन टेनेंट्स को। उसके बाद और क्या एम था, टू सीक द रिडक्शन ऑफ रेंट्स पेड बाय टेनेंट्स टू अ फेयर लेवल। तो अब ऐसा था कि जमींदार जो है काफी हाई चार्ज क्या करते थे उस लैंड को जो है रेंट पे देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि उस चार्जेस को जो है, उस रेंट को जो है क्या लाया गया, फेयर लेवल पे लाया गया, ठीक है। तो उसको जनरली क्या कंसिडर्ड किया गया, टू अ रेंज बिटवीन 1/4 to 1/6, तो 1/4 और 1/6 तक रखा गया जो भी प्रोड्यूस हो रहा था उसका, उस लीज लैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये फेयर लेवल तक होना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है कि आप या तो 1/4 ले सकते हैं या 1/6 जो है, जो भी टोटल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस लीज लैंड में, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि 1/4 to 1/6 तक ही लिया जाना चाहिए, ये फेयर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो अपर स्ट्रेटम के जो टेनेंट्स थे उन्हीं को सिर्फ जो है ऑक्यूपेंसी राइट, जिनके पास ऑक्यूपेंसी राइट था या जो जमींदार की तरह ही होते थे, उनके पास काफी सारे फैसिलिटीज थी, ठीक है, तो सिर्फ वही ये सारी चीज जो है लीगल रेट्स जो थे रेंट के, वही इन्फोर्स करा पा रहे थे, बाद बाकी लोग नहीं करवा पा रहे थे। कि हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि जो पावरफुल टेनेंट्स थे वही करवा पा रहे थे, जो है रेंट का रिडक्शन भी नहीं हो पा रहा था। देन द टेनेंट शुड गेन द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ द लैंड्स ही कल्टिवेटेड, ठीक है। और क्या एम था कि जो टेनेंट है तो उसके पास राइट ऑफ ऑनरशिप, राइट टू ऑनरशिप होना चाहिए उस लैंड का जिसको वो कल्टीवेट करते हैं। तो ये भी कुछ रेस्ट्रिक्शन था इसमें कि ठीक है, किस टेनेंट्स को जो है लैंड ऑनरशिप मिलनी चाहिए और किसको नहीं, ठीक है, और इसको पार्शियली अचीव किया गया। देन टीनेंसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया, काफी सारे बहुत सारे स्टेट्स में किया गया, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये प्रॉपरली नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये अंडरग्राउंड चल गया, अंडरग्राउंड चल रहा था, ठीक है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, ये कंसील्ड फॉर्म में हो रहा था। अब टीनेंट्स को फार्म सर्वेंट कहा जा रहा था, ठीक है, दो दे कंटिन्यूड इन एग्जैक्टली इन द सेम स्टेटस। अब इनको फार्म सर्वेंट्स कहा जा रहा है लेकिन इनके पास क्या है, सेम स्टेटस है। तो जो अर्लियर ईयर था लैंड रिफॉर्म्स का, और इसमें जो भी टेनेंट्स थे तो इनको क्या कर दिया गया, शेयर क्रॉपर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, और इनको जो है प्रॉपरली कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, प्रोटेक्ट नहीं मिला अंडर एग्जिस्टिंग टीनेंसी लेजिस्लेशन इन सम स्टेट्स एज इन यूपी। तो हम देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में हुआ, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हम यूपी में, तो इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो किसको प्रोटेक्शन मिला, तो जो कैश रेंट पेयर्स थे उन्हीं को टेनेंट्स माना गया, और उनको नहीं माना गया जैसे कि अपने प्रोड्यूस का वो कुछ पार्ट दिया करते थे, जो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे, ठीक है। आज भी अगर आप देखें तो ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है अधिया का और सारी चीजें गांव में। तो ये क्या हो रहा है कि जो तो या तो जो कैश पे करते थे उनको तो फिर भी वो टेनेंट्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता था। और सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्या हुई कि इनसिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स वाज द फैक्ट। तो अब ये इनको क्या इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, इनको इनसिक्योरिटी थी कि ज्यादातर टेनेंसीज क्या थी, ओरल था, इनफॉर्मल था, कहीं रिकॉर्डेड नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये सारे लॉज आ रहे थे इनसे इन टेनेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा था कि प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, टेनेंसीज जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, तो ये ओरल हो रहा है, इनफॉर्मल हो रहा है, तो ये एक इशू देखने के लिए मिला, ठीक है। देन तो सेकंड हमने क्या देखा, टेनेंसी में क्या रिफॉर्म आया, ठीक है। फर्स्ट देखा हमने एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। देन सेकंड हमने देखा कि टेनेंसी में कुछ रिफॉर्म्स लाया गया। हमने पहले देखा कि टेनेंट्स किस तरीके के होते थे, ठीक है, और टेनेंट्स के लिए क्या था। तो बेसिकली क्या चाहते थे कि इनको जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले जिस लैंड पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जिस लैंड पे काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो एक फेयर लेवल का जो है रेंट वो पे करे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है।
और टीनेंट को क्या मिलना चाहिए, राइट टू ऑनरशिप मिलना चाहिए जिसको वो कल्टीवेट कर रहे हैं, ये भी पार्शियली अचीव हुआ। देन अब देखते हैं सीलिंग्स ऑन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो लैंड सीलिंग एक्ट जो है तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है साइज ऑफ लैंड। ठीक है, कि इंडिविजुअल या फैमिली कितना ओन कर सकता है इस जमीन को। तो यहाँ पे क्या किया गया कि काफ़ी सारे लैंड को जो है ट्रांसफ़र किया गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सीलिंग क्यों लगाया गया। ठीक है, सीलिंग लेजिस्लेशन के पीछे क्या मतलब था कि जो सरप्लस लैंड है इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, जो लैंडलेस है उसको सरप्लस लैंड दिया जा सके। ठीक है, ताकि क्या होगा, सबके पास ज़मीनें कम से कम तो इक्विटेबल करने की कोशिश की जा रही थी, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर किसी के पास ज़मीन है, जैसे कि उस टाइम ज़मींदारी हुआ करता था आज़ादी से पहले, और उस काफ़ी टाइम से हम देख पा रहे थे कि बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी और जो टीनेंट्स थे तो इन्हीं की ज़मीनों पे काम किया करते थे और ये अनफेयर चार्जेस वगैरह, रेंट वगैरह लेते थे, ये हमने देखा। ठीक है, और ये टैक्स भी वसूलते थे। अब क्या कहा गया कि सीलिंग लगाने की बात की गई कि अगर किसी भी ज़मींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, पहले तो ये कहा गया कि जो सरप्लस ज़मीन है आपके पास वो आप क्या करें, लैंडलेस को दे दें। ठीक है, तो अर्ली 1960s तक देखा गया कि सारे लगभग गवर्नमेंट ने क्या पास किया, लैंड सीलिंग एक्ट पास किया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 1970 तक भी कोई भी एक सिंगल जो है एकड़ को सरप्लस नहीं कहा गया। इतने बड़े बड़े लार्ज स्टेट्स में किसी भी जगह नहीं कहा गया कि हाँ ये जो है लैंड क्या है, सरप्लस है या एक्स्ट्रा है या एक्सेस में है। ठीक है, फिर क्या हुआ, द सीलिंग लिमिट्स फिक्स्ड अंडर द एक्ट वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, और क्या यहाँ पे क्या था कि जो सीलिंग लिमिट था ये भी स्टेट टू स्टेट क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, ये यूनिफॉर्म नहीं था। तो अब ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए स्टेट्स में कि एक नया जो है लैंड सीलिंग पॉलिसी को लाया गया 1971 में, क्योंकि देखा गया कि 1960s में सरप्लस लैंड देने की बात की गई, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी कोई भी एक सिंगल एकड़ भी डिक्लेयर नहीं हुआ सरप्लस इन 10 सालों में। तो फिर ये न्यू लैंड सीलिंग पॉलिसी को इवॉल्व किया गया 1971 में, और 1972 में क्या हुआ कि नेशनल गाइडलाइन जो है इशू किया गया विद सीलिंग लिमिट्स। ठीक है, तो नेशनल गाइडलाइन क्या लाया गया कि 10 से 18 एकड़, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी ज़मीनें हैं, बेस्ट लैंड्स हैं जिसमें काफ़ी उपज अच्छी होती है, तो ठीक है उसके लिए सीलिंग लिमिट लगाया गया 10 से 18 एकड़ तक। और जो सेकंड क्लास लैंड है कि जो उससे थोड़ा उपज इसमें खराब हो रहा है बट एटलीस्ट अच्छा है, तो यहाँ 18 से 27 एकड़ तक मतलब यहाँ लैंड जो है सीलिंग लगाया गया कि इतना आपके पास हो सकता है, इसके बाद हो तो सरप्लस होगा। देन अब जैसे कि कोई हिली एरिया या डेजर्ट एरिया में ज़मीनें हैं तो उनके लिए लिमिट रखा गया था 27 से 54 एकड़ तक का, मीन्स 27 to 54 एकड़ तक का। ठीक है, द सीलिंग रिफॉर्म मेट ओनली विथ पार्शियल सक्सेस। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो सीलिंग रिफॉर्म हुआ तो यहाँ पे सिर्फ पार्शियल सक्सेस ही मिला। ठीक है, प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पाया। और मेजर वीकनेस क्या देख रहे थे हम सीलिंग लेजिस्लेशन में कि जो काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस थे। ठीक है, जैसे कि ये है कि इतनी सीलिंग, इतनी के बाद आपको जो है आपकी लैंड सरप्लस है, तो यहाँ पे बहुत सारी सीलिंग लिमिट्स दिए गए थे, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन, ऑर्कार्ड्स के लिए, या स्पेशलाइज्ड फार्म जो ऑपरेट कर रहे थे, शुगर फैक्ट्रीज, और एफिशिएंटली जो मैनेज फार्म थे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे बने थे। तो इन लोगों यहाँ पे क्या देखा गया, एग्जेम्पशंस देखा गया, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से एग्जेम्पशंस किया गया। ठीक है, अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ हम देखें और भी इसके अलावा कुछ फैक्टर, जैसे हमने देखा एग्जेम्पशंस और भी देखा गया किसके लिए, रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से एग्जेम्पशंस देखा गया। बेनामी ट्रांसफर यहाँ खूब देखने के लिए मिला। ठीक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ लैंड डीड, जुडिशियल इंटरवेंशंस, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लूप होल्स हमें देखने के लिए मिले सीलिंग लॉज में। और खास करके क्यों प्रॉब्लम हुई, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं था प्रॉपरली, और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं था, पॉलिटिकल विल प्रॉपर नहीं था। तो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, एक तो बेनामी ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, फॉल्सिफिकेशन हुआ, ठीक है,
कि लैंड दिया ही नहीं गया और फॉल्सिफिकेशन किया गया। जुडिशियल इंटरवेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा थे, सीलिंग लॉज में भी काफ़ी कमियां थी, और सबसे बड़ा हमें क्या देखने के लिए मिला कि लैंड रिकॉर्ड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तो कैसे चीज़ें हो पाएगी। तो इसको भी क्या किया गया, मिसयूज़ किया गया, बेनामी ट्रांसफ़र किया गया। ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। अगर फर्दर अगर हम देखें तो क्या हुआ कि अगर दिया भी गया तो क्या हुआ कि पुअर लैंड क्वालिटी ऑफ सरप्लस लैंड दिया गया। अगर किसी के पास सरप्लस लैंड है, वो भी बहुत बुरी क्वालिटी का है, तो दिया गया। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रॉपर नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इस वजह से हमने देखा कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन में जो लैंड सीलिंग रिफॉर्म था ये प्रॉपर हो ही नहीं पाया, क्योंकि कोई भी ज़मींदार नहीं चाहता था कि वो अपने लैंड को किसी और को, किसी भी टीनेज को दे दे, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से क्या कर रहा था, लॉज के लूप होल्स निकाल के मिसयूज कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर लैंड सीलिंग प्रॉपरली जो है हो जाता है, ठीक है, तो इससे जो है हो सकता है कि जितना ग्रोथ हो रहा है या एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसके स्केल में कुछ कमी आए, लेकिन इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म ऑनरशिप होगा लैंड का, ठीक है। क्या होगा, लैंड का ऑनरशिप यूनिफॉर्म होगा, और इससे मोनोपोली जो है फार्मर के द्वारा या कोई अगर बड़ा फार्मर है उसके द्वारा किया जा रहा है या बिजनेसमैन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये मोनोपोली कम होगा। क्योंकि अगर सबके पास लैंड है, सारे लोग उपजाएंगे साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के साथ क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा। क्योंकि अब सारे लोगों के पास लैंड है, सब अपने लैंड में क्या करेंगे, उपज करेंगे, तो इससे फायदा होगा और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका प्राइस क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो ये थर्ड हमने देखा कि सीलिंग्स ऑन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो लैंड है उसके साइज पे सीलिंग लगाया गया कि आपके पास कितना लैंड होना चाहिए और उसके बाद कितना सरप्लस है। देन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब एक प्रॉब्लम अगर हम ये देखें तो ये भी हो रहा था कि यहाँ पे धीरे 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 जो है इंडिया में क्या होते जा रहे हैं, जमीनें छोटी होती जा रही है, ठीक है। मार्जिनल और जो है स्मॉल फार्मर के पास क्या देख रहे हैं कि 1 हेक्टेयर से भी कम है, और मोर देन 86% जो है फार्मर के पास ये चीज देखने के लिए मिल रहा है कि सबके पास क्या होती जा रही है, जमीनें छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो लैंड होल्डिंग्स जो है का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते हैं कि जितने भी लैंड्स हैं तो उनको साथ में लेकर के आना। जैसे जो वेरियस स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स थे, ठीक है, या स्कैटर्ड है पूरे मतलब फार्मर का, तो इसको जो है ऑल ओवर द विलेज एज वन कॉम्पैक्ट ब्लॉक। तो क्या कहा गया कि इन छोटे छोटे साइजेज के लैंड को जोड़ करके एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनाया जाए, ठीक है। या तो कैसे, परचेज करके या लैंड को एक्सचेंज करके दूसरों के साथ, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग्स इन इंडिया इज वेरी स्मॉल, तो जो होल्ड कर रहे हैं एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग, तो ये बहुत ही कम है। मतलब इतनी कम जमीन में खेती कर पाना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ होल्डिंग्स इज डिक्रीजिंग बट नंबर ऑफ होल्डिंग्स इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ क्या हो रहा है, साइज ऑफ होल्डिंग इज डिक्रीजिंग, मतलब अगर ये लैंड का साइज जो है ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग इसको धीरे धीरे जो है जो होल्डिंग्स है, क्योंकि काफी ज्यादा क्या हो रहा है कि अब जैसे ये एक लैंड थी, अब ये इनहेरिट हो रहा है, पास हो रहा है। अब एक फार्मर था, सपोज इनके अगर 4 बेटे हैं, तो अब ये लैंड का 4 टुकड़ा हो रहा है। तो ऐसे हुआ जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि साइज तो छोटा होता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ होल्डिंग्स जो है हम क्या देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इनहेरिटेंस लॉ के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसकी वजह से लैंड हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है हर जनरेशन के साथ, कि जैसे जैसे ये जनरेशन को पास ऑन हो रहा है लैंड काफी छोटा होता जा रहा है, ठीक है। सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन जो है इसके वजह से इसकी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यहाँ वेस्टेज भी हो रहा है लैंड का, ठीक है। लैंड मैनेजमेंट में डिफिकल्टी हो रहा है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और लो प्रोडक्टिविटी भी देखने के लिए मिल रहा है। बाउंड्रीज के डिस्प्यूट काफी ज्यादा कॉमन है, और ये केसेस भी काफी लंबे लंबे चलते रहते हैं लैंड का, ठीक है। देन लेजिस्लेशन फॉर कंपल्सरी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स वाज इनेक्टेड इन बॉम्बे। तो ये जो कंसोलिडेशन किया जाना चाहिए ये हमें कहाँ देखने के लिए मिला, 1947 में बॉम्बे में देखने के लिए मिला, पंजाब में 1948 में, यूपी में 1953 में, ठीक है। और कुछ सिमिलर प्रोविजन जो है अदर प्रोविंसेस में भी बनाया गया, लेकिन हमें ये लैंड होल्डिंग वाला जो ये वाला जो है, ठीक है,
कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ये केरला और मद्रास में देखने के लिए नहीं मिला। इसके अलावा काफी सारे प्रोविंसेस में ये चीज देखने के लिए मिला 1964 से 65 तक। ठीक है, इस टाइम तक हमने क्या देखा कि 55 मिलियन एकड़ को कंसोलिडेटेड किया गया, कि जो छोटे छोटे लैंड थे उसको कंसोलिडेट करके थोड़े से बड़े ब्लॉक में किया गया। ठीक है, और those who gained the most were upper strata of peasantry for whom it facilitated the shift to capitalist farming। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला कि फायदा भी किसको मिला, जो अपर स्ट्रेटा के जो फार्मर या पीजेंट्री थे उनको फायदा मिला, तो वो कैपिटलिस्ट फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है, और भी काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल देखने के लिए मिला। ठीक है, स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, पुअर रिस्पांस मिल रहा था कल्टीवेटर्स की तरह से। ठीक है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अगर इनका अपना लैंड है, इस पे कुछ भी फ्लड आता है, नेचुरल कैलामिटीज आता है या एक्विजिशन होता है, ठीक है, तो इन सारी चीजों में इनका अपना लैंड होगा तो फायदा होगा। और जो प्रोसेस था ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लैंड कंसोलिडेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लैंड में भी काफी वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा था। इन्फोर्स करने के लिए जो मशीनरी थी, ये भी जो इन्फोर्समेंट भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, जिनके हाथ में भी इन्फोर्समेंट था, और पॉलिटिकल विल भी नहीं था, करना भी नहीं चाह रहे थे लोग इन सारे को चीजों को। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, क्योंकि कल्टिवेटर्स नहीं चाह रहे, पीजेंट्स नहीं चाह रहे हैं, तो इसीलिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी देखा गया। ठीक है, अब समझते हैं कि लैंड रिफॉर्म का इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले तो हम एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये चार ही मेन चीज है और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ, एबोलिश किया गया जमीन इंटरमीडियरीज को। ठीक है, जमींदार को। ठीक है, देन टीनेंसी रिफॉर्म्स देखा हमने कि टीनेंसी रिफॉर्म किया गया और इनको जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया। तीसरा हमने देखा कि जो लैंड होल्डिंग्स के जो साइज हैं, ठीक है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या किया गया, सीलिंग लगाया गया कि कितने तक आप रख सकते हैं। सरप्लस लैंड को ट्रांसफर किया गया लैंडलेस को। ठीक है, देन जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थे और फ्रेगमेंटेशन था, तो उसको कंसोलिडेट किया गया। तो ये चार चीजें हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, तो अगर टीनेंसी रिफॉर्म अगर हम देखें इन टोटल से, तो मोर देन 1 करोड़ टीनेन को क्या हुआ, ऑनरशिप राइट मिला। कहाँ पे, असम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में और गुजरात में। इन सारे जगह में, कहाँ पे, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और गुजरात में। देन 10 लाख इंडिविजुअल्स जो है बेनिफिशियरी बने, सरप्लस लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, सीलिंग लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में हमें देखने के लिए मिला कि सीलिंग लॉ यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। और जो लैंड लॉर्ड्स थे, जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था लैंड में, दे ओन्ड एंड ऑल्सो डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग ऑन लैंड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई जो लैंड ऑनर थे, जो वो लैंड ओन करते थे, उनका कोई क्या था कि पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो कोई लैंड पे इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर यही कोई लैंड चला गया कोई एक्चुअल कल्टीवेटर के पास, तो उसको पता था कि अगर हम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे हमें प्रोड्यूस तो कम मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब एक्चुअल कल्टीवेटर्स के पास किया तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। क्योंकि जमींदार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, वो खेती तो कर नहीं रहे हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं और यहाँ से टैक्स पास ऑन क्या करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द एक्चुअल कल्टीवेटर्स प्रोवाइडेड एन इंटेंजिबल इंसेंटिव टू कन्वर्ट द लैंड इनटू गोल्ड। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, तो इससे उन्होंने जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जमीन को क्या बनाया, सोना। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा। क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, ये लैंड इंप्रूवमेंट में ध्यान दे रहे हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ा। और सोशल स्टेटस भी जो है उन किसानों का बढ़ा जो लैंडलेस थे। ठीक है, तो ये हम कुछ देख सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 करोड़ टीनेंट को फायदा मिला। देन 10 लाख से भी ऊपर इंडिविजुअल्स बेनिफिशियरी बने वेस्ट बंगाल में। और जो जमींदार पहले कोई भी लैंड में इम्प्रूवमेंट नहीं किया करते थे, जब एक्चुअल कल्टीवेटर्स के पास आया तो इन्होंने लैंड में इम्प्रूव किया। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ
कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो एक्चुअल लैंड और कल्टीवेटर्स थे, तो इनको एक तरीके से इंटेंजिबल इंसेंटिव मिला। क्यों, कैसे कि अब लैंड इनका अपना था, तो इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि लैंड इनका अपना था, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो इन्होंने लैंड पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। और जो ये ऑर्डिनरी लैंड हुआ करता था, तो ये एक तरीके से गोल्ड में कन्वर्ट हुआ। और हमें क्या देखने के लिए मिला, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिला एग्रीकल्चर में। और ये जो लैंडलेस लेबर हुआ करते थे, उनके सोशल स्टेटस को भी इम्प्रूव किया। किसके, टीनेंट्स के। जो लैंडलेस थे या टीनेंट्स थे, तो इनका भी सोशल स्टेटस यहाँ पे इम्प्रूव हुआ। तो ये चीज़ें आज हमने देखी। द नेक्स्ट क्लास में लैंड एक्विजिशन एक्ट हम देखेंगे, और आई थिंक कि 1 या 2 क्लासेस में ये अब कंप्लीट हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स वाला पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।